नाउ नेक्स्ट इज़ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अब रीइंफोर्समेंट में हमने देखा था दैट इज़ टू स्ट्रेंथन द एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन को जब भी हमने स्ट्रेंथन करना हो, मजबूत करना हो, तो हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे रिवॉर्ड या प्राइस बच्चे को दे देना, या फिर उस पर एक अनप्लेजेंट चीज़ वापस ले लेते हैं ताकि उसके जो बिहेवियर है वो उस पर कायम रहे, उसका इन्फोर्समेंट जो है वो बढ़ जाए, वो एक्शन दोबारा रिपीट हो। इसके लिए हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट के दो टाइप्स है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, वी रिवॉर्ड द बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर होगा उस पर हम, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको अगर उनकी परफॉर्मेंस पे या तो प्राइज़ दे देंगे, या फिर कोई चीज़ कोई अच्छी बात होगी तो उस पर अप्रिशिएट करना किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को, तो वो क्या करता है, अप्रिसिएशन और प्राइज़ दे देना, ये इंसान के बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है और जिसकी वजह से वो बिहेवियर दोबारा रिपीट होता है। ठीक है, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो दैट बिहेवियर विल बी रिपीटेड। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या आता है, टू रिमूव अवर्सिव स्टिमुलस। अवर्सिव यानी कि अनप्लेजेंट, कोई भी अनप्लेजेंट जो हमें चीज़ पसंद नहीं है उसको हटा देने से हम क्या करेंगे, उस बिहेवियर को बढ़ा देंगे। जैसा कि अगर कोई स्टूडेंट है उसको उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको जल्दी हमने अगर ट्यूशन पे पढ़ता है कोई बच्चा तो उसने काम अपना जल्दी कर लिया तो हमने उसको जल्दी छुट्टी दे दी, यानी कि उसकी जो छुट्टी है वो, हालांकि उसको लंबे आवर्स के लिए बैठ कर पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने उसके वो आवर्स कम कर लिए और उसको छुट्टी दे दी। इसकी वजह से वो क्या है, अवर्सिव स्टिमुलस है जिसको हमने रिमूव कर लिया है, और हाई चांसेस है कि वो दोबारा बच्चा अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा मेहनत करेगा और दोबारा उस बिहेवियर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट आ जाती है। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, एडिंग एन अवर्सिव स्टिमुलस, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें पसंद नहीं है उसको ऐड कर लेना। जैसे अब बच्चों को काम करना, जैसे कोई बच्चा है उससे वीडियो गेम, वो ज़्यादा आवर्स के लिए वीडियो गेम खेल रहा है, या फिर उसने कोई गलती कर ली, तो क्या पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, उनको कोई काम दे देते कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा आपको दोबारा से गेम नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, एडिंग एन अवर्सिव स्टिमुलस। अवर्सिव में अब काम करना बच्चे के लिए, घर का होम चोर्स करना, ये सब बच्चों के लिए क्या है, अनप्लेजेंट है, तो इस वजह से इस चीज़ को ऐड कर लेना बच्चे के जो गलतियां हैं उसको, उस बिहेवियर को कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें रिमूव कर लेते हैं प्लेजेंट स्टिमुलस को, यानी कि अगर बच्चा है उसको ज़्यादा वीडियो गेम खेलने का शौक है या फिर बाहर जाने का शौक है, तो वो क्या करते हैं, उस प्लेजेंट जो स्टिमुलस है उसको कम कर लेते हैं कि अच्छा आप आज के बाद वीडियो गेम इतने आवर्स के लिए नहीं खेलोगे या फिर बाहर नहीं जाओगे। तो ये सब चीज़ें उनकी प्लेजेंट जो उनका काम है उसको कम करने के लिए हम, ताकि वो दोबारा से कोई गलती या जो उन्होंने गलती की है, जो बिहेवियर किया है उसको रिपीट ना करें। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। उसके बाद है एग्जाम्पल्स, जिसको हमने देख लिया कि चाइल्ड को थ्रेट करना, गुड ट्रीट करना गुड बिहेवियर पे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात है तो अलाउइंग स्टूडेंट टू लीव क्लास, जैसे अभी हमने बात की। फिर पॉजिटिव जो पनिशमेंट है उसमें बच्चों को डांटना उनके मिसबिहेवियर पे, या नेगेटिव पनिशमेंट पे कि बच्चे से कोई उनका खिलौना या फिर वीडियो गेम या कोई भी चीज़ उनसे वापस ले लेना उनकी नेगेटिव पनिशमेंट में आ जाता है। ठीक है, अब 3 प्रोसेस हैं, एक्सटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन। ये लर्निंग में होती हैं 3 चीज़ें। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, एक्सटिंक्शन का मतलब है डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स व्हेन द कंडीशनड स्टिमुलस इज़ नो लॉन्गर पेयर्ड, यानी कि जब भी स्टिमुलस हमारे पास मौजूद नहीं होगा वो एक्शन क्या होता है, वो एक्सटिंक्ट होने लग जाता है। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, एक्सटिंक्ट मतलब वो ख़त्म हो जाना उस चीज़ का। ठीक है, तो जब भी कोई किसी बिहेवियर पे कोई स्टिमुलस मिलेगा ही नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो चीज़ निकल जाती है, वो एक्सटिंक्ट होने लग जाती है वो बिहेवियर। जब आपको बार बार उस पर, जैसे अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपने अक्सर खेला, लेकिन कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया आपने, और फिर काफ़ी साल हो गए आपने उस दोबारा से उस गेम को खेला ही नहीं, वो तो क्या हो गया, आप पहले तो शायद अच्छे प्लेयर हो सकते हो, लेकिन अगर आपने सालों के लिए वो गेम खेली ही नहीं तो क्या हो जाता है, वो आपका बिहेवियर एक्सटिंक्ट होने लगता है, वो आपकी जो लर्निंग है वो एक्सटिंक्ट होने लगती है कि आपने उसको दोबारा से प्रैक्टिस ही नहीं किया। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट एक्सटिंक्शन मीन। एंड देन डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, लर्निंग टू रिस्पॉन्ड ओनली ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलस, यानी कि किसी भी जो स्टिमुलस, स्पेसिफिक स्टिमुलस हो उस पे रिस्पॉन्स करने को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि जिसमें सिमिलैरिटी ना हो, बट लेकिन हम इसके स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक स्टिमुलाई होगा उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। उसके बाद है जनरलाइजेशन, जिस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं सिमिलैरिटी की बेसिस पे, कि स्टिमुलस जो है रिजेंबल करता है, फिर हम उसको जनरलाइज कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अब जैसे एक्सटिंक्शन की हमने बात की, तो अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल ले लें कि जो
डॉग है वो उसकी सलाइवा आना कम हो जाती है। तो वो किस वजह से कि अगर हम बेल बजाना कम कर दें, यानी कि अगर बेल डेली के डेली बेसिस पे ना बजे तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेल वाली जो उसने लर्निंग की है कि बेल आने पे ही खाना आता है तो सलाइवा जनरेट होती है, तो वो उसको वो उसका बिहेवियर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट होने लग जाएगा। बट अगर हम रियल लाइफ में अपनी बेसिस पे देखें तो अगर जैसे हमने गेम की बात की या फिर कोई आपने पढ़ाई का कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और बहुत अच्छे से आपने उसकी तैयारी की है, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उसको बार बार उसको रिवाइज नहीं किया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, वो आपकी लर्निंग एक्सटिंक्ट होने लगती है। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने बात की कि स्पेसिफिक स्टिमुलाई पे आप जो है बिहेवियर जनरेट करते हो। जैसे डॉग का सलाइवा जनरेट हो रहा था ओनली ऑन दी स्पेसिफिक टोन ऑफ बेल, यानी कि कोई बेल बज रही थी उसकी बेसिस पे उनका जो डॉग का जो सलाइवा जनरेट हो रहा था वो सिर्फ स्पेसिफिक स्टिमुलाई पे हो रहा था। उसके बाद जनरलाइजेशन, जिसमें डॉग सलाइवेट्स टू डिफरेंट बेल टोन्स, यानी कि अगर बेल की जो टोन है वो डिफरेंट भी होगी तब भी अक्सर ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो सिमिलैरिटी हो सकती है बेल की रिंग में, तो जो डॉग है उसकी सलाइवा उसकी सिमिलैरिटी की बेसिस पे भी जनरेट होने लगती है कि अच्छा ये बेल बज रही है मतलब खाना आ रहा है। तो इस वजह से भी ये हमारी तीनों बेसिस है लर्निंग की। या अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो हमारा जो लर्निंग है वो एक्सटिंक्ट होने लग जाती है। डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई जो स्पेसिफिक काम होगा उसकी बेसिस पे ही हमारी लर्निंग होती है। कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस, जैसे एग्जाम्स है, एग्जाम्स स्पेसिफिक हमारा एक स्टिमुलस है कि अब हमने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे पूरा का पूरा हमारा जो जहन होगा वो अच्छा, जो चाहे हमने पूरे सेमेस्टर ना पढ़ा हो लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन हमने, एग्ज़ाम था एक दिन पहले, हमने पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो एग्ज़ाम्स क्या है, हमारे लिए स्पेसिफिक स्टिमुलाई हैं। ठीक है, उसके बाद जनरलाइजेशन, यानी कि अब डिफरेंट हो सकता है कि टोन्स हो, जैसे डॉग के केस में कि डिफरेंट रिंग्स हों और डॉग तब भी सलाइवा जनरेट करेगा क्योंकि उसको डिफरेंस नहीं आता कि अच्छा ये टोन अलग है, ये टोन अलग है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज डन बाय बेंदुराज एक्सपेरिमेंट। अब बेंदुरा जो थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, कुछ बच्चों को एक रूम में बिठाया और फिर वहाँ पे उन्होंने एक डॉल को रखा, एक गुड़िया को रखा जिसको बोबो डॉल कहते हैं, बोबो डॉल। अब बोबो डॉल को वो उन्होंने कैसे रखा कि दैट डॉल यूज टू मूव। ठीक है, वो जब भी बोबो डॉल होती वो मूव करना शुरू हो जाती। ठीक, तो बच्चों ने क्या किया कि एक दो बच्चों ने उस डॉल को हिट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि जो बच्चे उसको हिट नहीं भी कर रहे थे उन बाकी बच्चों को देखकर उन्होंने भी उस डॉल को हिट करना शुरू कर दिया, उसने मारना शुरू कर दिया। तो वो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से जो उनका बिहेवियर है वो दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो वहाँ से इमिटेट करते हैं। चिल्ड्रेन इमिटेट अग्रेसिव बिहेवियर आफ्टर ऑब्जर्विंग एडल्ट्स, यानी कि बच्चे जब भी अपने बड़ों को जो करते हो वो देखते हैं वही वो वहाँ से इमिटेट करते हैं, वही वहाँ से लर्न करते हैं। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि ऑब्जर्व करके कोई चीज़ सीखना। ठीक है, अब इसमें भी तीन जो है स्टेप्स हैं। मॉडलिंग, यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, यानी दूसरों को ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके सीखना। और फिर इमिटेशन, यानी कि डायरेक्ट वो जो उनका बिहेवियर है उसको कॉपी कर लेना। और फिर है विकेरियस रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, जिसमें लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अदर्स एक्शन, यानी कि जब आपको लगता है कि अच्छा दूसरे ने ये काम किया था, उसको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला था, उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसको अच्छे नहीं मिले थे, तो वो आप क्या करते हो, आप खुद भी जो है उस काम से, उस एक्शन से एहतियात करते हो कि अच्छा अगर जैसे अगर किसी ने देखा कि उसको प्राइज़ मिला था, उसने अच्छा काम किया था, तो दोबारा आप उसको देख के इंस्पायर होते हो कि अच्छा मैंने भी अच्छा काम करना है ताकि मुझे प्राइज़ मिले। ठीक है, अगर वहीं पे किसी को पनिशमेंट मिली है तो आप उसकी गलती से सीखते हो कि अच्छा मुझे ये काम नहीं करना। तो ये क्या है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, दूसरों के कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर आपने अपना एक्शन जो है उसको चेंज किया है या बढ़ाया है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे हमें लर्निंग सोशल बिहेवियर, ये सोशल बिहेवियर भी हम कहाँ से सीखते हैं, ये हम अपनी जो है ऑब्जर्व करते हैं अपनी इर्द गिर्द के माहौल को, फिर हमारे जो नॉर्म्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, वही हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, जो हमने बड़ों को देखा हुआ होता है वही चीज़ें हम सीखते हैं। जैसे लैंग्वेज हो गई, हमने अपनी जो बचपन में अपनी मदर लैंग्वेज थी वो भी मदर टंग जो है हमारी, वो हमने अपने बड़ों से सीखी, अपने ऑब्जर्व करके सीखी, तो दैट इज़ आल्सो। और फिर उसके बाद हमारी जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है हम पे, दैट प्लेज अ बिग रोल इन आवर लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, उसके बाद है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इसमें आ जाती है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। अब बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन ऑब्जर्वल बिहेवियर, जहाँ पे हम जो
हमारा बिहेवियर है जो इसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, हम उसके थ्रू जो है अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं चीज़ें और फिर वो हमारे जो हमारी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाती है। बिहेवियरिज़्म का मानना है कि जो भी इंसान का बिहेवियर है दैट इज़ लर्न बाय ऑब्ज़र्वेशन। तो वो पूरा फ़ोकस कहाँ पे करते हैं, वो इंसान के ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोग्निटिविज़्म का मतलब है टू एम्फसाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। जो कोग्निटिविज़्म के जो पायनियर्स हैं उनका मानना है कि जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हमारे उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारी थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। ये सब चीज़ें कहाँ से, हमारे मेंटल प्रोसेसेस से होती हैं, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज़म वालों का मानना है कि जो हमारी लर्निंग है एक्टिवली दैट कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो भी लर्नर्स हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट कहाँ से करते हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वहीं से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमारे जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बेसिस पे जो हमारी न्यू लर्निंग्स हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है। उसकी बेसिस पे हम जो अपनी न्यू लर्निंग है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है कंस्ट्रक्टिविज़म वालों का मानना, ठीक है। उसके बाद है बिहेवियरिज्म और इनके कंपैरिजंस के इनमें डिफरेंस क्या है। लर्निंग एज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हम जो कोई हमें बिहेवियर इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलाई मिलता है जब हमें, तो हम जो उसकी बेसिस पे रिस्पॉन्स देते हैं उसी को बिहेवियरिज्म कहा जाता है कि आपने जो स्टिमुलाई मिला उसके बेस पे आपने रिस्पॉन्स दिया तो हमारी लर्निंग हो गई, दैट इज़ व्हाट बिहेवियरिज्म इज़। और फिर कॉग्निटिविज्म जो है वो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करता है कि पूरी जो लर्निंग है वो आपके इंटरनल मेंटल प्रोसेस की वजह से है। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज्म, उनका मानना है कि हमारी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड प्रोसेस है, यानी कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, कॉन्टेक्स्ट है, जो भी लर्निंग है उसका कॉन्टेक्स्ट देखना, कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसका एक्सपीरियंस भी देखना, तो वो हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाता है। उसके बाद है एप्लीकेशंस, इन सब जो भी है इन थ्योरीज़ की एप्लीकेशंस कहाँ पे अप्लाई होती हैं, दैट इज़ इन एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़। जब भी हम कोई इसको एजुकेशनल में कोई काम करते हैं एजुकेशन के लिए, या फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर अपने लिए स्टडी प्लान्स बनाते हैं, तो वो ये सब चीज़ें हमारी लर्निंग का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आ जाती है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको सीबीटी भी कहते हैं। फिर इन चीज़ों में हमारी ये सब थ्योरीज अप्लाई होती हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, हाँ, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी का मतलब है रिटेंशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो जाके हमारी सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन तक जाते हैं, तो ये क्या है, हमारी सेंसरी मेमोरी है, जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए लास्ट करती है, मेनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि होल्ड्स अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि जैसे ही सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गई तो वो जो थोड़ा सा पीरियड जो बचता है उस पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेंसरी मेमोरी से गई शॉर्ट टर्म मेमोरी में, यहाँ पे दैट हैपन्स फॉर ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी जो मेमोरी है 30 सेकेंड्स के लिए होती है। अगर आपने यहाँ पे उस शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस जो इन्फॉर्मेशन है उस पर अटेंशन पे की तो वो जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, वरना वहीं से जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारी जहन से निकल जाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ अ पोटेंशली अनलिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि स्टोर्स इन्फॉर्मेशन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि हमारे जो काफ़ी जो टाइम होता है उसके लिए हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, जैसे हमारी बचपन की मेमोरीज़ हो गई, जैसे हमारे स्कूल की कोर मेमोरीज़ हो गई, तो वो सब चीज़ें हमें याद है, हमें चीज़ों को याद करना नहीं पड़ता, वो हमारे जहन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ दीज मेमोरी, जैसे सेंसरी मेमोरी में हम जब किसी भी इमेज को याद करने की कोशिश करते हैं, अगर आप कहीं से गुजर रहे हो तो आपने वो सीन याद करना होता है कि अच्छा वहाँ पे क्या था, वो क्या था, वो जो हमारी पिक्चर हमारे जहन में आ गई वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन के क्योंकि हमने वो विजन देखा है, ठीक है। तो वो बहुत थोड़े अरसे के लिए वो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी जो उस ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन से जाके ब्रेन तक गई, वहाँ पे हमने इसको इंटरप्रेट किया तो वो जाके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी में अब जैसे अगर आपने किसी का फ़ोन नंबर याद करना है, अगर आपने उस फ़ोन नंबर को हम बार बार रिकॉल करते हैं कि अच्छा मुझे याद हो जाए 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। तो अगर उसको रिकॉल करते रहते वो हमारे कहाँ पे स्टोर होता है, वो नंबर शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। जैसे हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने के लिए वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स के बाद तो हमें 1 हफ़्ते के बाद, और 1 हफ़्ता भी बहुत बड़ा है लेकिन हमें वो चीज़ें याद ही नहीं होती, ठीक है। उस फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी।
रिमेंबरिंग योर चाइल्डहुड होम, जैसे कि बचपन की कोर मेमोरीज हमारे और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड होती हैं। तो ये सब क्या हैं, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ मेमोरी। प्रोसेस कैसे होता है मेमोरी का, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनकोडिंग। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स उसको ब्रेन तक लेके आते हैं, तो वो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टोर्ड इन टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। जब भी वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है ब्रेन के पास तो उसको स्टोर किया जाता है मेमोरी में, ठीक है। पहले उसको इनकोडिंग होती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन की इनकोड होके वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। फिर है जैसे कि हमने अभी बात की रिहर्सिंग फ़ोन नंबर्स के, हम बार बार रिहर्स करते हैं उस नंबर को याद करने के लिए ताकि वो हमारे जहन में जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज, यानी कि अगर उस जो मेंटेन की गई इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है अगर उसको मेंटेन किया जाए, बार बार याद किया जाए, रिवाइज़ किया जाए, तो वो जाके हमारी मेमोरी में को ज़्यादा अरसे तक रहती है। जैसे कि अगर आपने वो फ़ोन नंबर याद किया है तो उसको बार बार रिवाइज़ करना, कुछ टाइम के बाद रिवाइज़ करना या फिर डायल करना, तो वो चीज़ें क्या हैं वो हमारी मेमोरी में जाके स्टोर होती हैं ज़्यादा अरसे के लिए। फिर रिट्रीवल, यानी कि एक्सेसिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड। जब भी आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो आपके जहन में पड़ी हो ताकि आप दोबारा से उसको रिवाइज़ कर सको। जैसे हम जो नंबर हमने डायल किया है, जो हमने नंबर याद किया है, अगर उसको हम दोबारा जब भी डायल करने की कोशिश करें, जब भी उसकी ज़रूरत हो तो हमें वो याद हो, तो ये क्या है, रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि रिकॉलिंग अ फ्रेंड्स फ़ोन नंबर फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी मेमोरी को इफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अटेंशन, रिहर्सल, डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल कॉज। अब जैसे अटेंशन, अगर आपने किसी काम पे किसी बात पे अटेंशन पे नहीं की तो वो जाके हमारे ब्रेन हम उस बात को प्रोसेस नहीं करता, जब प्रोसेस ही नहीं करता तो वो मेमोरी में स्टोर नहीं होती चीज़ें, ठीक है। रिहर्सल, यानी कि अगर जब आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है, अगर उसको आपने रिहर्स नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो वो वहाँ से दोबारा से डिलीट हो सकती है। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि कोई टॉपिक या कोई बात हमने जितनी गहराई में समझी होती है वो उतनी ज़्यादा हमें उसके चांसेस होते हैं कि वो हमारे जहन में स्टोर हो, ठीक है। उसके बाद है रिट्रीवल क्यूज़, यानी कि उसको बार बार रिवाइज करते रहना, बार बार रिट्रीव करना, बार बार जब भी उसको ज़रूरत हो तो उसको वापस से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक्सेस करना, इसको कहते हैं रिट्रीवल ऑफ क्यूज़, ठीक है। अब इसके बाद है फॉरगेटिंग, के मेमोरी को जैसे हम भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। अब इसके 3 जो है काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, डिके, इंटरफेरेंस थ्योरी, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, उसके बाद है रिट्रीवल और फेलियर। रिट्रीवल, फेलियर एंड मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, ठीक है। अब इसमें जो है 3 तो साथ में आते हैं और दीज आर टू डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद है डिके थ्योरी। डिके थ्योरी कहती है कि जब भी मेमोरी हमारी जो है उसको जब हम इस्तेमाल नहीं करते तो वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, फेड हो जाती है, डिके हो जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर आपने पेपर के लिए तैयारी की थी और कुछ अरसे बाद आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया, उसको याद ही नहीं किया, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा ही नहीं, दोबारा से रिवाइज़ नहीं किया, तो वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती हैं, हमारे जहन से निकल जाती हैं, हमें भूल जाती है वो चीज़ें, चाहे फिर वो रियल लाइफ में हो, कुछ टॉपिक्स या कुछ बातें हम जिनको याद करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने उसको दोबारा से रिवाइज़ या उसको यूज़ ही नहीं किया तो वो हमारे जहन से बातें निकल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस थ्योरी, जो कि कहती है कि इन्फॉर्मेशन कम्पीट्स विद द मेमोरी। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो जो हमारी मेमोरी में स्टोर इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ कम्पीट करती है, ठीक है। उसके बाद है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें हमारी ओल्डर मेमोरीज जो होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं न्यू मेमोरीज़ के साथ, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमारी पुरानी मेमोरीज हमसे भूलने लग जाती हैं और नई मेमोरीज हमें याद रहती हैं। फिर आता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद द ओल्डर मेमोरीज, यानी कि जो नई इन्फॉर्मेशन है वो इंटरफेयर करती है ओल्ड मेमोरी के साथ। फिर हमारी जो मेमोरी है फिर हमें कुछ चीज़ें भूलने लग जाती है, कुछ चीज़ें याद रह जाती है, तो दैट इज़ व्हाट रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मीन। उसके बाद है रिट्रीवल फेलियर। रिट्रीवल फेलियर का मतलब है इनएबिलिटी टू एक्सेस स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम में होता है, जब भी पेपर करने बैठो तो आपको ये पता होता है कि अच्छा मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, लेकिन जब एग्जाम को पर लिखने लगते हैं तो अच्छा बहुत से टॉपिक हमारे जहन से भूल चुके होते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिट्रीवल फेलियर, यानी कि इनएबिलिटी टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। आपको आता है टॉपिक लेकिन आपको एग्जाम के वक्त लिखते हुए वो चीज़ें आपके जहन से आ ही नहीं रही, एक्सेस ही नहीं हो पा रही वो मेमोरी, ठीक है। उसके बाद मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, इसको कहते हैं सप्रेसिंग मेमोरीज, यानी कि कुछ लोगों का जो है ये मैकेनिज़्म होता है, कोपिंग मैकेनिज़्म, के वो जो बैड मेमोरीज़ या जो स्ट्रेसफुल मेमोरीज़ होती हैं उनको सप्रेस करते हैं। जब सप्रेस करते जाते फिर वो कॉज करते हैं स्ट्रेस को,
तो दैट इज़ वॉट मोटिवेटेड फॉरगेटिंग मीन्स कि जब आप खुद जो अपनी मर्ज़ी से कुछ मेमोरीज़ को भूलना शुरू करते हो, भूलना चाहते हो, क्योंकि वो मेमोरीज़ प्लेजेंट नहीं होती, ठीक है, इसको कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉरगेटिंग अ लैंग्वेज ड्यू टू लैक ऑफ यूज़। इस डिके का एग्जांपल है कि जब भी हम कोई चीज़ जो है, नई चीज़ या लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर हमने उसको यूज़ नहीं किया तो वो आहिस्ता-आहिस्ता हमारे ज़हन से निकल जाती है। उसके बाद मिक्सिंग अप सिमिलर फ़ोन नंबर्स के, जो आपके नए नंबर्स हैं या पुराने नंबर्स हैं, तो इंटरफेरेंस हो जाती है मेमोरी में, तो आप भूल जाते हो कि जब ये वाला नंबर था कि वो वाला नंबर था, ठीक है। उसके बाद ब्लॉकिंग आउट अ ट्रॉमेटिक इवेंट। जब भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो, कोई जो है कोई ऐसा इवेंट हो कि जो अनप्लेजेंट हो, तो वो वहाँ पे क्या करते हो कि मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है कि हम खुद अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, अपनी मेमोरीज को सप्रेस करते हैं। उसको कहते हैं ब्लॉकिंग आउट अ ट्रॉमेटिक इवेंट, कि हम खुद उस मेमोरी को भूलना चाहते हैं।